यहाँ जो है ये मेनली स्टील फैक्ट्रियाँ है, तो स्टील से जुड़े हुए कामों के लिए फेमस है। तो उसमें एक चम्मच से लेके और बड़ी प्लेट तक का काम होता है, जिसमें क्या है कि जो कच्चा माल बाहर से आता है, उस कच्चे माल की जिस तरह ढुलाई हो रही है, फिर उसको एक साँचे में लिया जाता है, फिर उसको चमकाया जाता है। तो जो जब चमकाने वाला जो काम है, जिसको हम चाक मिट्टी का काम बोलते हैं, वो एक केमिकल जो इस्तेमाल करते हैं, वो पाउडर जैसा होता है, वाइट पाउडर, जो उसको उस काम में क्या है कि महिलाएं 5,000 पे 12 घंटे का दिहाड़ी का काम करती हैं। और वो जब उन बर्तनों को तो चमका देती हैं, लेकिन वो खुद जो है इतना ज़्यादा उसका केमिकल उड़ के उनके ऊपर आता है कि उनका वो पूरा वो सिर से पैर तक काली नज़र आती हैं। तो वो खुद पहचान नहीं पाती, तो इसलिए वो फैक्ट्री में आते ही फिर अगली छुट्टी होते ही वो पहले नहाना, चाहे वो सर्दी हो या गर्मी हो, पहले उनको नहाने जाना होता है। उसके बाद में वो रोटी पानी के लिए तैयार हो पाती हैं। 1 साल से मैं वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में आ रही हूँ, और यहाँ पर मज़दूरों के साथ में मेरा एक आपसी इंटरेक्शन रहता है। उनके साथ संपर्क करना, उनके काम के बारे में जानना, और उनको बताना, ये भी बताना रहता है कि अगर आप जब काम कर रहे हैं तो क्या चीज़ें आप योजनाओं के बारे में जैसे हम बताते हैं, तो किस तरह की योजनाएं हैं, किस तरह की चीज़ें हैं जिसको आप कर सकते हैं, उसमें हम आप उनकी मदद करते हैं उन योजनाओं को पाने में। फैक्ट्री वर्कर्स हैं, वो तो यूथ हैं, कम एज के हैं, वो कम उम्र में ही स्कूल छोड़ के फैक्ट्रियों में काम में लग गए हैं, तो उतना उनको योजनाओं की जानकारी नहीं होती है। और आजकल जैसे सारी चीज़ें ऑनलाइन भरना हो गया है, तो हम लोग क्या है कि उनको ऑनलाइन एक्सेसिबल देते हैं कि आप ये इस जगह पर आइए हमारे पास, और हम उन योजनाओं के बारे में आपका ऑनलाइन जितना भी काम होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी करवाते हैं, और वो प्रक्रिया क्या है उसके बारे में भी बार बार समझाया जाता है। मैं सन 2000 से दिल्ली में रेगुलर रह रहा हूँ। उसके पहले कुछ 96 में मैं कुछ समय के लिए इसी बादली एरिया में आया था, तो मैं इसी स्लम एरिया में था उस समय, और फिर सन 2000 से कुछ समय के लिए भी यहाँ रहा। तो मैं यहाँ अलग अलग काफ़ी यहाँ रहकर खुद भी खासकर स्लम के विषय में थोड़ा जानने की कोशिश किया। तो इसमें खासकर ये जो स्लम आप देख रहे हैं, बादली जे कॉलोनी बादली, तो इसके एक तरफ बादली गांव है, दूसरी तरफ जो है रोहिणी सेक्टर 18 और 19 पड़ते, ये दोनों के बीच में यह स्लम्स हैं। तो जब मैं 96 में आया था या सन 2000 में, तो यहाँ पॉपुलेशन इतनी नहीं थी, और बहुत सारे आपको माने कच्चे घर भी मिल जाते थे जो स्लम्स का प्लास्टिक सीट का होता है और ये होता है। लेकिन ये लगभग 2000 के बाद काफ़ी तेज़ी से वो चेंज होना शुरू किया। मैंने सभी लगभग 2005-10 तक तो सभी पक्के मकान बन गए। जो उस समय लोगों ने झुग्गी डाला था, उनके बच्चे बड़े हो गए, उनकी भी शादी विवाह हो गई, उनके बच्चे हो गए, तो उनको अब रहने के लिए जगह कम है, इसलिए अब ये जो है ऊंचा होता जा रहा है। तो यहाँ काफ़ी रेंट वाले लोग भी आ गए हैं, और मैंने खास करके आप देखेंगे जो न्यू माइग्रेशन आता है उसके लिए यही स्लम जो है उसके आवास बनता है। क्योंकि अब बादली में वो जाएगा जब वो मकान लेने, तो कम से कम उसको 3000 रुपये देने होंगे। उसमें बहुत सारी बंदिशें होती है कि आप इतने लोग रह सकते हैं, इतने नहीं रह सकते हैं, बिजली का अलग से देना होगा, पानी का अलग से देना होगा। जो स्लम उनके लिए सस्ता पड़ता है कि वो छोटा भी है तो उसमें 5 लोग रहते हैं, तो ठीक है। अगर गर्मी का मौसम है तो कोई छत पे सो रहा है, कोई रूम के अंदर सो रहा है, अगर छोटा भी रूम है तो वो चल जाता है। ठंड में तो और थोड़ा पास होता है, या किसी की नाइट ड्यूटी चल रही है, किसी का डे है, तो इस तरह से छोटे जगह में भी 5-6 लोग एडजस्ट कर जाते हैं। तो उनकी 400 से 500 पर पर्सन ही रेंट पड़ता है। तो ये इकोनॉमिकली उनको थोड़ा सस्ता पड़ता है, क्योंकि उनको 4 से 5000, 6000 या 8000 ही तक कमा पाते हैं जो न्यू लोग हैं। इवन 20 साल पहले भी लोग ये बोल रहे हैं कि 20 साल पहले भी यहाँ क्या है, जंगल जैसा था, गड्ढे थे, और दूर दूर तक क्या है कि अकेले अंधेरे में नहीं जाया जा सकता था। लेकिन एकदम से फैक्ट्रियाँ जो है वो बढ़ी हैं, ये 20 साल के अंदर में बहुत बढ़ी, और फिर बस्ती भी उसी तरीके से बढ़ी है। रेलवे कॉलोनी की जो पूरी बस्ती है ये सब है। जैसे फैक्ट्री में तो दोनों ही काम में जुड़े हुए हैं, महिला भी है, पुरुष भी है। लेकिन जो पुरुष है, जैसे भारी मशीन चलाने का काम वो पुरुष करते हैं, महिलाओं को वो काम दिया ही नहीं जाता है, क्योंकि एक्सीडेंट के भी ज़्यादा केस होते हैं। हालांकि अभी कुछ महिलाएं हैं जो फैक्ट्री में कुछ मशीनें ऑपरेट करना शुरू की हैं,
और अधिकतर वही चाक महिलाएं 80% महिलाएं जो है वो चाक मिट्टी के काम में है, जिसमें सारा दिन बैठ के उनको काम करना होता है। तो जैसे घुटने में भी दर्द और ये सब चीज़ें होता है। हाँ, पोल्यूशन का है वो, डस्टिंग और ये सब होता है। दूसरा, महिलाएं मतलब यहाँ पुरुष और महिला का दिनचर्या अलग अलग है। जब हम ये देख रहे हैं कि सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक पुरुष भी काम कर रहा है, महिला भी। लेकिन क्या है कि जब पुरुष काम करता है तो वो सुबह 9 बजे उठ के तैयार होके काम पे जाता है, रात में आके दारू पिया, और फिर हर घर की ये कहानी है यहाँ पर। एक आध घर जो अपवाद होंगे वो है। और महिला है वो 5 बजे उठती है, यहाँ की महिला 5 बजे उठती है। और उठ के उसका कारण है कि एक तो शौचालय जाना है, नहाने का स्थान ओपन है यहाँ पर। कुछ आगे एक महोबो वाली गली के नाम से वो जगह फेमस है, तो वहाँ टंकी बाहर है, मैं दिखाऊंगी आपको। तो वहाँ पर ही उनको नहाना होता है ओपन में। तो 5 बजे उठती हैं, उठ के नहा धो के फिर खाना पानी बनाती हैं और फिर वो काम पे जाती हैं। फिर शाम को आते ही वो फिर से नहा धो के काम में रोटी पानी के काम में लगती है। आप देखेंगे कि जो ये सड़क है, पहले जो ये यहाँ की मेन सड़क है, ये खाली होती थी, यहाँ लोग साइकिल और ये सब खड़े करते थे। लेकिन अब आप देखेंगे कि पूरी जो है इकॉनमी में बदल गई, छोटे दुकान कुछ ये इस तरह की चीज़ें आ गई हैं। क्योंकि एक समय इंडस्ट्रियल वर्कर काफ़ी हुआ करते थे, आज के समय इंडस्ट्रियल वर्कर कम होते जा रहे हैं और ज़्यादातर लोग ई रिक्शा या कोई छोटा रेहड़ी लगा लिया, कुछ इस तरह से किया, तो अपने रोज़गार लोग कर रहे हैं क्योंकि इंडस्ट्री में वो जगह नहीं है। तो आप ये देखेंगे कि इसके आने के बाद मैंने यहाँ के लोग जो अभी रोहिणी 18-19 सेक्टर बना हुआ है मेट्रो, वहाँ पर शौचालय करते थे। ये काफ़ी आप देखेंगे आगे जो कुछ लोग खुले में मैदान जाते हैं तो वहाँ काफ़ी गंदगी रहती है, मैंने शौच है उसी के ऊपर कोई बैठ रहा है, ये है तो गंदगी, तो वो बहुत सीमित हो गई संख्या। और जो यहाँ पर शौचालय है वो 20 सीट का है, 20 सीट पुरुष 20 सीट महिला, जिसमें 3-4 सीट जो है कि वो बंद ही रहता है, वो जब ब्लॉक होता है कुछ इस तरह का होता है। तो और आबादी यहाँ करीब करीब कुछ नहीं तो 8 से 10 हज़ार है। मैंने डूसुब की जो लिस्ट है दिल्ली गवर्नमेंट की, उसमें 875 हाउस होल्ड है, लेकिन रियलिटी में वो संख्या 1000 से ऊपर अभी चली गई है। सुविधाओं के रूप में देखा जाए तो बिजली पानी तो ठीक है कि यहाँ के पानी दोनों समय आता है और बिजली भी आती है, लेकिन जैसे सफाई की हो गई तो उसकी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जो एमसीडी वर्कर हैं वो पास से आते हैं, लेकिन उनकी ही कुछ ऐसा है कि वो इनको अपने से बहुत ही, तो वो उल्टा इनको ही बोल देते हैं, ये जब सफाई का बोलेंगे तो इनको ही डांटेंगे। तो एक वो जो एक दबदबा होता है जो कम्युनिटी बेस, वो देखने को मिलता है कि क्योंकि वो लोकल आए यहाँ से पास से आते हैं तो वो उन पे ही हावी हो जाते हैं। एक बहुत दुखदाई जैसी चीज़ है कि यहाँ कोई अपना ना राशन, ये बिजली का कार्ड, बिजली का बिल नहीं देता है मकान मालिक, कोई भी किराएदार को नहीं देता है। हालांकि हम लोग समझाते भी है कि उसको देने से कोई हानि नहीं है, लेकिन नहीं देता है। और इसी वजह से क्या होता है कि कोई अपना कागज़ नहीं बनवा पाता। अगर वो चाहेगा राशन कार्ड बनवाना तो वो नहीं बनवा पाते हैं। तो किसी भी किराएदार के पास नहीं मिलता है राशन कार्ड, क्योंकि वो उसको मकान मालिक को ये डर है कि मैंने बिजली का बिल दिया तो कल को बस्ती टूटेगी तो इसका नाम आ जाएगा, मेरा छूट जाएगा। कुछ इस तरह की अफवाहें, मतलब उनके अंदर में ये गलतफहमियां हैं। हेल्थ का यहाँ पर इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है कंपनी की तरफ से, तो अगर मैं कहूँ कि सोच भी नहीं सकते हैं, यहाँ तक का है। और यहाँ हेल्थ का जैसे फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं तो वो केमिकल वाला है। एक तो आग की भट्टी के आगे बैठना और उसमें काम करना, तो वहाँ पर एक्सीडेंट बहुत होते हैं। किसी का अंगूठा कट जाता है, किसी का हाथ कट जाता है, किसी के पाँव भी इंजर्ड हो जाते हैं। तो ओनर क्या करता है, कुछ महीने दवाई दिलाएगा और उसके बाद में वो हाथ छोड़ देता है। और वो इसीलिए कि ये तुरंत थाने ना चला जाए, सिर्फ उसको रोकने के लिए वो करता है। उसके बाद वो कहता है कि नहीं आप बस हो गया, अब आप अपना देखिए, कहीं भी मैंने कोई ठेका नहीं दे रखा। और मज़दूर में भी इतना ज्ञान नहीं है, इतना अवेयरनेस नहीं है कि मैं ये कहूँ कि मेरा काम की जगह पर, काम के स्थान पे एक्सीडेंट हुआ है तो फिर आप मेरा हर्जाना दोगे, ज़िंदगी भर आपको करना पड़ेगा। मजदूरों के लिए ये थे, एक्सीडेंट काफ़ी होता था। आप देखेंगे तो पहले उजीरपुर के पुराने वर्गों को किसी का अंगुली कटा होगा, किसी का कहीं कट होगा, ये आपको ज़रूर मिलेगा। मैंने उजीरपुर में एक समय था कि मौत भी काफ़ी होती थी, क्योंकि वहाँ जो स्टील का जो उसको बेलन करते हैं उसको लंबाई के लिए, तो वो क्या है कि वो मुनाफे के लिए जब उसमें लोहा मिला दिया जाता है कि उसका वेट, तो वो हार्ड हो जाता है, तो वो बेलन पर टूटता है और टूटकर वो कहीं किसी को लग जाती है तो कट जाते, तो कहीं इतनी तेज वो लगते है कि वो पेट भी फाड़ देगा आपका। अगर गर्दन पर लगा तो गर्दन, तो वो काफ़ी मौत, क्योंकि
कोई व्यवस्था नहीं था आसपास। एक अशोक विहार में एक चड्ढा करके एक क्लिनिक हुआ करता था, मालिक उसी के पास ले जाते थे क्योंकि वो मालिक के पक्ष में रिपोर्ट बना देना और ये सब चीज़ें करना वो करता था। तो ये लेकिन अभी तो थोड़ा कम हो गया है। एक जो यूथ है ना, यूथ तबका जितना उसको अवेयर होना चाहिए वो अवेयरनेस चाह के भी नहीं पहुंच पा रही है। और जो टेक्नोलॉजी भी आई है ना उस यूथ के हाथ में आई है, तो वो इतने करप्ट तरीके से आ रही है कि वो चाह के भी नहीं चाहेगा कि उनकी चेतना बढ़े या वो लोग कुछ और सोच पाएँ। जैसे काफ़ी लोग यहाँ नए बच्चे हैं जो छोटी छोटी उम्र में नशे की लत आ गई है। यहाँ के जो यूथ हैं, लड़कियां हैं तो उनको मजबूरी है, वो कम उम्र में उनको कमाने जाना है, तो वो इन सब चीज़ों से तो दूर हो जाती है, लेकिन वो शोषण के चक्की में आ जाती है, वो उसके अंदर में फिट हो गई है और उनको सारी उम्र इसी तरह रहना है। यूथ है जो 12-15 साल के लड़कों से शुरुआत हो जाती है, वो यहाँ पर गांजा भी चलता है, चरस भी चलता है, अफीम भी है, दारू भी है, सब चीज़ है, और नए जो लड़के हैं ना उसकी चपेट में आ गए। और यही कारण है कि यहाँ पर पीछे 50 रुपए के पीछे हत्या हो गई है लड़कों ने, वो भी दोस्त थे, दोस्त में ही आपस में लड़ाई हुई, मार दिया।